आचार्य जी आप चलिए। ठीक है ठीक है। टेसा, मेरी बात पर ध्यान दो। तुम्हारे आचार्य भले ही सुंदर हो, पर वो बिल्कुल तुम्हारे योग्य नहीं। क्या तुम्हें इतनी समझ नहीं? माँ, मेरे आचार्य जैसे भी हो, वो मेरे आचार्य हैं। उनका सम्मान कीजिए। सम्मान कदाचित नहीं। छोटे योद्धा योगी जी, छोटे योद्धा योगी जी, रुकिए। केविन ने टेसा के साथ अभद्र व्यवहार किया है, मैं उसके प्राण ले लूंगा। टेसा, आप रूप की रानी है। आप भली भांति मोहक स्वर निकालती है, परंतु आप बस बाहर से वैरागिणी है और अंदर से एक दुष्ट चित्त। क्या हुआ भ्राताश्री, क्या हुआ? तुम बताओ। केविन केवल एक निठल्ला आचार्य है जो स्तर में मुझसे बहुत नीचे है। मैं देवशास्त्र का ज्येष्ठ भ्राता हूँ और मेरा भविष्य उज्जवल है। मैं उस निकम्मे से तो अधिक निकम्मा नहीं हो सकता ना। सत्य वचन। केविन भले ही मनोहर दिखता हो, लेकिन उसमें कुछ विशेष नहीं। आप जैसे व्यक्ति का सामना कौन कर सकता है? मनोहर और वो? केलव जी, आपको भ्रम हुआ है। चले जाइए। भ्रमित? मैंने स्वयं सुना, मैं भ्रमित नहीं हूँ। मेरी बात तो सुनिए। वैसा नहीं है जैसा आपने सोचा। बात यूँ है कि तो आप कह रही हैं कि केविन ने टेसा को स्पर्श नहीं किया, उसने पंख झाड़ू से केवल उसे पाठ पढ़ाया है। परंतु केविन एक भला पुरुष नहीं है। क्या पता वो टेसा का लाभ उठा रहा हो। देखिए, अधिक रात्रि हो गई है, आप जाकर विश्राम कीजिए। आज से आप हमारे गुरुकुल में रह सकती है। अब तो आप क्रोधित नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। उत्तम, अति उत्तम। क्रोधित होकर क्या लाभ? इतना सुशील युवक है, इसे ऐसे नहीं जाने दे सकती। तुम्हें मेरा एक कार्य करना होगा। जैसे ही कार्य होगा, मैं सुनिश्चित करूंगा कि राजवंश तुम्हें स्वीकार लेगा। आज्ञा दीजिए भ्राताश्री। थोड़ी मोहक अगरबत्ती मोल लो, कल केविन के पास जाना। ये अगरबत्ती, इसका उपयोग तो केवल दिव्य प्राणियों के विरुद्ध किया जाता है। केवल एक बत्ती एक दिव्य प्राणी को 3 दिनों के लिए चेतनाहीन कर देती है। क्या ऐसा संभव है भ्राताश्री? चिंता मुक्त गुरुकुल जाकर दिव्य प्राणी पकड़ना चाहते हैं? केविन को बादल के समान। ये कार्य आसान है। केविन केवल एक निकम्मा है जिसकी ऊर्जा कम है। विश्वास कीजिए, मैं उसे केवल 10 सांस में चेतनाहीन कर सकता हूँ और वो प्राण युद्ध में भाग नहीं लेगा। नहीं, मैं चाहता हूँ वो कभी भी ना जागे। एक आचार्य के हत्या का षड्यंत्र? ये तो राजद्रोह होगा। भयभीत क्यों होते हो? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। निश्चिंत रहो, जो कह रहा हूँ करो। जी। केविन, मेरी क्रूरता के लिए मुझे दोष मत देना। यदि किसी को देना हो तो अपने आप को दो, क्योंकि तुम निर्बल हो। प्रणाम आचार्य केविन। ओह, तो तुम हो? जी आचार्य जी। आचार्य जी, समारोह में कैले भ्राताश्री ने आपसे दुर्व्यवहार किया। उनकी ओर से मैं क्षमा मांगना चाहता हूँ आपसे। वो भी एक शिष्य है, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं। सत्य वचन आचार्य जी, किंतु हम आपसे छोटे, क्षमा मांगना कर्तव्य है। देखिए, मैं आपके लिए बाजार से ये अगरबत्ती लाया हूँ। लोग कहते हैं इससे आत्मा और मन शांत रहता है। लीजिए केविन, ये अगरबत्ती 10 क्षणों में 100 हाथियों को चेतनाहीन अवस्था में पहुंचा सकती है। और आप तो केवल एक आम आचार्य हैं। ये अगरबत्ती? आपको इसका अनुमान विलंब से हुआ। आप तो अब। ये अगरबत्ती उत्तम है, अद्भुत। इसकी सुगंध गुलाब जैसी है। तुम विवेकी हो, तुम जानते थे कि मुझे इससे प्रसन्नता होगी। असंभव। इन पर प्रभाव क्यों नहीं हुआ? आश्चर्य की बात है, केविन अभी भी चेतना में है। आचार्य जी, ये उससे अच्छी अगरबत्ती है। अद्भुत, इतनी बड़ी अगरबत्ती? निश्चयतः, मैं अभी इसे जलाता हूँ। यहाँ पर रहने वाले सभी प्राणियों पर इस अगरबत्ती का प्रभाव होगा। इससे तो 10,000 हाथी 1,00,000 सांड भी अवचेतन हो जाएंगे। आशा है कि आप भी शीघ्र ही अवचेतन अवस्था में होंगे। मेरे पास इससे बचने के लिए एक सामग्री है, किंतु 10 क्षणों के बाद मुझ पर भी प्रभाव होगा। तुम तो केवल एक छोटे आचार्य हो, एक झटके में जीवन भर के लिए अवचेतन अवस्था में होंगे। अद्भुत, आनंद आ गया। इसका आनंद लीजिए और मृत्यु को स्वीकार कीजिए। शिष्य, ये तुमने कहाँ से लिया? मुझे और चाहिए, कितने में दोगे? असंभव है।
ये सुगंध कैसी? आचार्य जी, आपने अगरबत्ती क्यों जलाई? ये क्या? ये तो हानिकारक वस्तु है। नहीं, आचार्य जी संकट में है। महाराज, चिंतामुक्त गुरुकुल दुर्बल होता जा रहा है। मेरा सुझाव, जैसे ही कैलेब स्वर्णिम शक्ति प्राप्त करेगा, हम प्राणी युद्ध आयोजित करेंगे। यदि केविन पराजित हुआ तो चिंतामुक्त गुरुकुल को नष्ट कर केविन को महल का सेवक बना देंगे। यही मेरा विचार है। हम सब सहमत हैं। ठीक है, 10 वर्षों का समय भी समाप्त हो गया है। केविन ने कोई उपलब्धि हासिल नहीं की। यदि वो पराजित हुआ तो तुम्हारे सुझाव पर ध्यान दिया जाएगा, समझ गए? अवश्य महाराज। ये सुगंध कैसी? ये तो हानिकारक। अनर्थ हो गया। किसने ये षड्यंत्र किसने रचा? आचार्य जी, आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा? पढ़ा ना? आनंद आ गया? नहीं नहीं नहीं, क्या आपको नींद नहीं आ रही? नहीं तो ये अजीब है, असंभव। नहीं, और सहन नहीं होता। मैं अब शिष्य शिष्य आजकल के युवक कहीं भी विश्राम कर सकते हैं। जल्दी आ जाए। ये क्या? वो हानिकारक अगरबत्ती? आचार्य जी संकट में है। आचार्य जी, अनर्थ हो गया। निश्चित रहिए आचार्य जी, मैं आपकी मृत्यु का बदला लूंगी। बदला? कैसा बदला? आप जीवित हैं? मैं भी उसकी चपेट में आ गई। आचार्य जी तो मुझसे दुर्बल हैं, तो उन पर कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? अरे हाँ, तुम 9वें स्तर के चरम पर हो ना। मूल स्थापना को स्थापित करने का समय आ गया है। ये तुम्हारे लिए। इससे तुम अपनी मूल स्थापना स्थापित करना। ले लो, अपने पास रखो। धन्यवाद आचार्य जी। आचार्य जी, आप तो बेहद निर्लज हैं। ये तो मैंने अपनी माँ को लाने को कहा था, परंतु आप कह रहे हैं कि आपने मुझे दिया। आप ऐसे छोटे मोटे पैथरों से मुझे मूर्ख नहीं बना सकते। ये सामग्री तो मुर्गी की हड्डी समान लगती है, जो शायद आपके भोजन से निकला था। ये इतना सामान्य क्यों लग रहा है? या मैं ही भ्रमित हूँ? आचार्य जी मुझे मुर्गी की हड्डी तो नहीं देंगे, है ना? वो इतने मूर्ख नहीं है। लगता है मुझे ही इस गुरुकुल का उद्धार करना होगा। ये मेरा कर्तव्य है। भ्राताश्री, मुझे क्षमा कीजिए। तुम्हारा दोष नहीं है। केविन अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहेगा। जैसे ही मैं स्वर्णिम स्तर प्राप्त करूंगा, उसकी मृत्यु निश्चित होगी। अवश्य। शिष्य, तुम शीघ्र ही स्वर्णिम स्तर पा लोगे। केवल कुछ ही दूर हो अपने लक्ष्य से। इसमें एक दिव्य प्राणी की ऊर्जा है। इसकी सहायता से तुम शीघ्र ही स्वर्णिम स्तर के शिखर पर होंगे। धन्यवाद आचार्य जी। जैसे मैं स्वर्णिम स्तर पा लूंगा, कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। फिर चिंता मुक्त गुरुकुल संपूर्ण रूप से मेरा होगा। नौवें स्तर से अब आगे बढ़ने का समय आ चुका है। पुत्री, मैं तुम्हारे लिए हड्डी लाई हूँ। द्वार पर छोड़ जाऊँ? यहाँ पर रख दूँ? यदि माँ के पास वो हड्डी है, तो ये मुर्गी की हड्डी है जो मेरे आचार्य ने खाई। स्थापना का निर्माण मुर्गी की हड्डी से? ऐसे में कैसे महान बनूंगी? इतनी जल्दी शक्ति की स्थापना करा ली? ये सब मेरी शानदार शिक्षा के कारण हुआ है। यदि मैं 4 और शिष्य को शिक्षा प्रदान करूं तो मैं भी चरम तक पहुंच जाऊंगा। बेकार आचार्य शक्ति की स्थापना के लिए
मुझे एक मुर्गी की हड्डी देने का दुस्साहस। प्रक्रिया के आरंभ होते ही प्रक्रिया को रोकना असंभव है। भाग्यवश मेरा कौशल अद्भुत है। मुर्गी की हड्डी की सहायता से भी मैं शक्ति को बढ़ा सकती हूँ। एक लाल छाया, नवरंग की दिव्य वज्र ध्वनि। क्या ये कोई दिव्य घटना हो सकती है? हाँ, जिसके कारण ये घटना घटी है वो अवश्य एक सच्चा योद्धा योगी होगा। मेरे कारण ये घटना घटी है। संभवतः ऐसा पहली बार हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ समय में मेरे एक हाथ में पूरा चिंता मुक्त होगा और दूसरे में समस्त साम्राज्य। अब केवल थोड़ा समय शेष है और मेरे आचार्य मेरे चरणों में होंगे। इतनी भयावह दिव्य घटना केवल एक योद्धा योगी ऐसा कर सकता है। ये घटना चिंता मुक्त में घटी है। क्या इसका कारण केविन यॉर्क है? केविन इतने दिनों तक शांत रहा, अब हंगामा मचा रहा है। वो देखो उसकी झोपड़ी के ऊपर। तो इसका मतलब है केविन ने ही ऐसा किया है। ये तो असंभव है। केविन तो एक तुच्छ मनुष्य है। वो ऐसा कैसे कर सकता है? संभवतः केविन कुछ वर्षों से अपनी शक्ति छुपा रहा था। मुझे तो लगता है वो बस इस पल के लिए शांत था। देव शास्त्र की चुनौती के कारण केविन इतनी जल्दी चरम तक पहुंच पाया है, अन्यथा यह असंभव होता। सुनो सब, केविन के लिए साम्राज्य की सुरक्षा व्यू को उजागर करो। हमें उसे हानि से बचाना है। अवश्य। ये काले बादल कहां से आ गए? क्या ये मेरा भ्रम है? क्या मेरा भ्रम है? क्या केविन ने दिव्य घटना को हटाया? असंभव। केविन साधना के प्रथम स्तर पर है। मेरा पुत्र उससे आगे है। केविन ऐसा कैसे कर सकता है? क्या हो रहा है? अचानक अंधेरा क्यों हो गया? सुनो, ये हवा के झोंके की आवाज लगती है। ये एक स्वर्गीय घटना है। ऐसी घटना तब होती है जब कोई योद्धा योगी अपना स्तर बढ़ाता है। क्या ऐसा लगता है हमारे ज्येष्ठ भ्राता स्तर बढ़ा रहे हैं? ये ज्येष्ठ भ्राता श्री के स्तर बढ़ाने के कारण हुआ है। अति उत्तम। मैं आचार्य जी को बता देता हूँ। आचार्य जी, मेरी बात सुनिए। हमारे गुरुकुल में एक स्वर्गीय घटना घटी है। क्या? एक स्वर्गीय घटना हमारे गुरुकुल में? क्या चल रहा है यहाँ? स्वर्गीय घटना कैसे घट सकती है? कारण मैं जानता हूँ। मेरे पुत्र ने स्वर्णिम स्तर साकार कर लिया। थोड़ी देर पहले वो चिंता मुक्त से गुजरा। बस यही बात है। मैं इस सोच में पड़ गया था कि केविन जो साधना के पहले स्तर पर है उसने ऐसा किया। केविन 10 साल से तपस्या कर रहा है। वो अचानक स्वर्णिम स्तर कैसे साकार कर लेगा? लगता है हम गलत थे। कैलेब क्लार्क ही असली विद्वान है। वो स्वर्ग का गौरव है। वो केविन नहीं है। तुमने केविन को हाथ हिलाते हुए देखा नहीं था क्या? वो स्वर्गीय घटना को रोकने की कोशिश कर रहा था। वो साधना के पहले स्तर पर है। ऐसा केवल सम्राट स्तर वाले कर सकते हैं। कैलेब की स्थापना ने स्वर्गीय घटना उजागर की। वो एक दिन अवश्य सम्राट बनेगा। कैलेब क्लार्क की बात ही ऐसी है। सम्राट का अंदाज है। सम्राट के जैसा अंदाज। अच्छा। मैंने स्वर्णिम स्तर हासिल कर लिया। केविन, मैं कैलेब क्लार्क तुम्हें प्राण युद्ध की चुनौती देता हूँ। भ्राता कैलेब चिंता मुक्त को चुनौती दे रहे हैं। उन्होंने स्वर्णिम स्तर पा लिया है। वो 10 महागुरु योद्धा योगी में से एक है। वो चुनौती दे रहे हैं आचार्य केविन को। मुझे उसका सामना करने में कोई आपत्ति नहीं। चुनौती स्वीकारने के बाद चिंता मुक्त को 3 कार्य करने होंगे। यदि वो एक में भी पराजित हुए तो चिंता मुक्त देव शास्त्र का हो जाएगा। प्राण युद्ध की घोषणा होती है। चिंता मुक्त चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। अब कैलेब क्लार्क साम्राज्य के 10 महागुरु योद्धा योगी में से एक है
और उन्हें प्राण युद्ध में आचार्य को भी चुनौती देने का अधिकार है केविन। तुम्हें 3 अवसर दिए जाएंगे। यदि तुम एक में भी विफल रहे तो चिंता मुक्त से निष्कासित किए जाओगे। यदि मैं विजयी हुआ तो, अगर विजयी हुए तो देव शास्त्र तुम्हारा सेवक होगा। मैंने चिंता मुक्त में 10 वर्ष गुजारे हैं। ये मेरे पिता की अंतिम निशानी है। मैं इसे हाथ से जाने नहीं दे सकता। इतने वर्षों के सब्र के बाद अब मुझे अपनी चाल चलनी होगी। केविन, आशा नहीं थी तुम जैसा नाकाम इतना निर्भय होगा। यहाँ आने का साहस। केविन, समझदारी दिखाओ, घुटने टेको, हमारे ज्येष्ठ भ्राता से क्षमा मांगो, अन्यथा जब युद्ध की शुरुआत होगी तो बचाव के लिए भागना मत। केविन, मैं उम्र में बड़ा हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ, शीघ्र क्षमा मांग लो और पराजय स्वीकार लो। तुम केवल ऊर्जा की शुद्धि कर रहे हो। तुम कैसे कैलेब का सामना कर सकते हो? जब कैलेब ने मूल स्थापना का निर्माण किया तो एक दिव्य प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई। वो योगियों की दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है और तुम 10 वर्षों से एक ही स्तर पर हो। एक बात याद रखो, इस जन्म में तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। समझ गए तुम? तुम्हारी शक्ति और कैलेब जी की शक्ति में भूमि और आकाश का अंतर है, समझे ना? कैलेब भाई ने अगर तुम्हें छू भी लिया ना तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। केविन, अपने घुटने टेक दो या फिर केवल खुद मृत्यु को स्वीकारो, पर मेरी पुत्री को इस सब में घसीटने का दुस्साहस मत करना। स्वर्णिम स्तर, हाँ, मेरे समक्ष उसकी शक्ति शून्य है। आचार्य की ऊर्जा की शक्ति बाकियों को कम लग सकती है, परंतु वास्तविकता में कोई भी उनके समक्ष नहीं टिक पाएगा। ये व्यक्ति तो मुंह फट भी है और लंबी लंबी हाँकता है। इसकी शक्ति का स्तर इतना कम है कि कोई नौसिखिया शिष्य भी इसे धूल चटा दे। भ्राता श्री इस पर केवल एक उपकार करेंगे, वो भी केवल इसलिए इसके पिता का साम्राज्य के उद्धार में योगदान है। इन नौसिखिए शिष्यों को कदाचित अनुमान नहीं है कि आचार्य केविन कितने शक्तिशाली है। यदि वो क्रोधित हो गए तो समस्त साम्राज्य पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। केविन, एक समय पर तुम्हारे पिता साम्राज्य के गौरव और शौर्य थे। उनके घर तुम जैसा पुत्र जन्मा, ये कितनी दुखद बात है। दम नहीं है किंतु बड़ी बात है। केविन, तुम्हें पराजित करने के पश्चात मैं चिंता मुक्त को नष्ट कर भूमि में समा दूंगा। उसके बाद तुम्हारी कुटिया जलाकर राख कर दूंगा। फिर मैं वहाँ एक महल की स्थापना करवाऊंगा टेसा को जीवन भर के लिए। वही बंद रखूंगा अपने लाभ के लिए, अपने आनंद के लिए, चरम सुख के लिए। भागो! उन्होंने आचार्य को क्रोधित कर दिया। हमें इससे दूर रहना चाहिए। इन मूर्खों को अच्छे बुरे का अंतर नहीं पता। आचार्यों को वास्तविकता में क्रोधित कर दिया। ये लोग गए काम से। इन्होंने ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। तुम सबसे निम्न स्तर पर नहीं, ये कैसी अजीब सी भावना है। आ जाओ। वास्तविकता में मैं तुमसे बिना स्तरों के निपट लेता, परंतु आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमसे निपटने के लिए मात्र 10 अंक ऊर्जा पर्याप्त है, परंतु आज मैं पूरे जोश में हूँ। ये डरावना एहसास कैसा? क्या ये केविन के कारण हुआ? असंभव। केविन केवल एक तपस्वी है, वो इतना भयावह कैसे बन सकता है? अवश्य कोई दिव्य शक्ति हमारे निकट होगी। सत्य वचन, वो एहसास ऐसा था जैसे कोई देवता आसपास हो। शक्तिशाली आभा थी, मेरी आत्मा कांप उठी। और केविन के कारण ऐसा होना असंभव है। उसकी आभा इतनी शक्तिशाली नहीं है। एहसास, सेवक, उसे पराजित करो। अवश्य, मैं इस जैसे दुर्बल योद्धा योगी को एक बार में पराजित कर सकता हूँ। मेरे आचार्य को चुनौती देने से पूर्व तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। आचार्य जी, यदि प्राण युद्ध स्वीकारना ही था तो कम से कम मेरे आने तक तो रुकते। आप अपने स्तर और शक्ति की सहायता से पराजित हो जाएंगे। ये हमारे लिए शर्मनाक बात होगी। शिष्य, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? विश्वास कदाचित नहीं। चिंता मुक्त की शिष्या होने के नाते आप मुझे अवसर देंगे। आचार्य जी की ओर से मैं युद्ध करूंगी। टेसा, मत कहना मैंने चेतावनी नहीं दी। तुम्हारे अंदर उतनी शक्ति नहीं है, तुम उसका सामना नहीं कर सकती। पीछे हट जाओ। टेसा, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, चिंता मुक्त तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तुमने उस समय अनुचित निर्णय लिया था, परंतु अभी भी तुम निर्णय बदल सकती हो। सारा दोष इस दुर्बल का है। वो स्वयं शक्तिशाली नहीं, इसलिए मेरी पुत्री पर निर्भर है। टेसा, तुम्हें चिंता मुक्त का चुनाव नहीं करना चाहिए था।
जब से मैंने ये चुनाव किया मुझे कदापि पछतावा नहीं हुआ। आचार्य जी, आप मुझे निपटने दीजिए। अगर मैं सही समय पर नहीं आती तो अब तक आप पराजित हो चुके होते। आप साधना के प्रथम स्तर पर हैं, आप किसी से कैसे युद्ध करेंगे? ठीक है, अगर तुम्हें युद्ध करने की इच्छा है तो अवश्य करो। मेरे होते हुए चिंता मुक्त का सम्मान नहीं जाएगा। आचार्य जी, आप उसका सामना नहीं कर सकते। यदि मैं सही समय पर ना आती तो चिंता मुक्त संकट में पड़ जाता। परंतु आचार्य जी से एक भयावह आभा प्रकट हुई थी। क्या वो मेरा भ्रम था? भ्रम ही होगा, क्योंकि आचार्य उतने शक्तिशाली नहीं और एक समय पर मैं सम्राट स्तर पर थी। वो एक पूर्व सम्राट को कैसे डरा सकते हैं? टेसा लैंग, आज मैं तुम्हें एहसास दिलाऊंगा कि चिंता मुक्त को चुनना तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। सेवक, पहला वार उसके चेहरे पर करो। हाँ, तुम्हारे आचार्य के लिए मुझे केवल एक वार करना पड़ता। उनसे निपटने के लिए भी एक वार पर्याप्त है। मेरे सामने तुम केवल शिशु समान हो, तो मुझसे निपट नहीं पाओगे। तुमने मेरा अपमान किया। आज मैं तुम्हें देव शास्त्र की शक्ति का एहसास दिलाऊंगा। ये लो। मेरे लिए तुम नन्हे शिशु समान ही हो। असंभव! तुमने इतनी जल्दी ऊर्जा शक्ति का निर्माण किया? हाँ। सेवक, तुम बड़ी जल्दी पराजित हो गए। उसने पलक झपक दी, तुम्हें धूल चटा दी। टेसा लैंग तुमसे स्तर में केवल एक अंक आगे है। तुम तो एक वार में ही पराजित हो गए। इतना अधिक कौशल चिंता मुक्त में बर्बाद हो रहा है। तुम्हारी शिष्या के पास कौशल भी है और वो चिंता मुक्त के बारे में सोचती भी है। केविन, तुम बड़े भाग्यशाली हो जो ऐसी शिष्या मिली। चिंता मुक्त में होना 10 वर्षों के आशीर्वाद के समान है, और जब मैं सम्राट स्तर साकार करूंगी तो अपने आचार्य को अपना शिष्य बनाकर सम्राट स्तर तक पहुंचने में उनकी सहायता करूंगी। ये मेरा सेवक अवश्य है, परंतु ये साधना के प्रथम स्तर के मध्य वर्ग में है। परंतु मेरी सेवा में, इसकी तपस्या में अड़चन आती रहती है। केवल इसलिए ये पराजित हो गया। आचार्य जी, यदि उसने अपनी असली शक्ति छुपाई ना होती तो मैं पराजित ना होता। पराजित हो ही गए हो तो मान लो ना। देव शास्त्र पराजय स्वीकारता है, किंतु युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ। तुम्हारे पास एक अच्छी तलवार भी नहीं, तुम कैसे युद्ध करोगी? देखो मेरी ये तलवार, ये देव शास्त्र की दिव्य तलवार है। क्या चिंता मुक्त के पास ऐसा कुछ है? दिव्य तलवार हमारे पास नहीं है, लेकिन एक टूटी तलवार से भी मैं तुम्हें पराजित कर दूंगी। भले ही हमारे स्तरों में अंतर है, परंतु मेरे पास मेरे पूर्व जन्म की स्मृति है। मैं रहस्यमयी तकनीकों से स्वर्णिम स्तर के योद्धा योगी से युद्ध कर सकती हूँ। चिंता मुक्त अब केवल एक खंडर है। दिव्य तलवार को छोड़ो, तुम्हारे पास तो एक ठीक ठाक अस्त्र भी नहीं है। क्या ये सत्य नहीं? टेसा लैंग, हमारे साम्राज्य के 5 गुरुकुल में चिंता मुक्त सबसे बेकार है। तुमने सच में कैसा गुरुकुल चुन लिया? या तो तुम पागल हो या तुम केविन को चाहती हो। योद्धा योगी कौशल और नींव देखते हैं, चाहे कौशल कितना ही उत्तम हो। बिना उत्तम नींव के आगे बढ़ना असंभव है। टेसा, सुनो, तुम्हारे आचार्य केवल एक निकम्मे है। चिंता मुक्त के पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं। तुम्हारे वहाँ रहने से तुम्हारा कौशल केवल बर्बाद होगा। अरे, मैं अपनी शिष्या के लिए अस्त्र तैयार करना भूल गया। शिष्य, अस्त्र पकड़ो। ये क्या आचार्य जी, ये अटखेलियों का समय नहीं। रुको, ये क्या देखना पड़ रहा है? एक मुर्गे के बड़े पंजे को तुम अस्त्र कहते हो? टेसा, तुम्हारे आचार्य तुम्हें एक अच्छा अस्त्र नहीं दे सकते। ऐसे अस्त्र से क्या करोगी? वो तुम्हें पराजित होने को भेज रहा है क्या? परंतु ये पंजे जैसा गाड़ा काफी बड़ा है। पता नहीं मुर्गी के पंजे कब से इतने लंबे होने लगे। केविन, हद कर दी तुमने। मुर्गी का पंजा अस्त्र कैसे हो सकता है? ये मुर्गी के पंजे से बना अस्त्र नहीं, बल्कि ये किसी और के पंजे से, फीनिक्स के पंजे से बना अस्त्र है। केवल बड़ी बड़ी बातें करते हो। फीनिक्स कब से तुम जैसों के आसपास भटकने लगे? फीनिक्स एक दिव्य पक्षी है। केवल सम्राट स्तर वाले ही उसे दूर से निहार सकते हैं। तुम जैसा कोई उसे पकड़ भी सकता है क्या? मेरे आचार्य बहुत ही बेकार हैं।
पहले मुझे मुर्गी की हड्डी की स्थापना के लिए अब उसके पंजे से बना अस्त्र दे रहे हैं। अच्छा है कि मैं राजकुमारी हूँ और किसी भी चीज को तलवार बना सकती हूँ, वरना मैं पराजित हो जाती। आचार्य जी, चूँकि आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका सम्मान करती हूँ। मेरा गुरु सही था, मुर्गे के पंजे के साथ भी मैं तुम्हें हरा सकती हूँ। टेसा, देख तेरा बेकार गुरु, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें और कोई बल नहीं। अपनी माँ की सुन, वापस आ जा, ठीक है? माँ, मुझे चिंता मुक्त की रक्षा करनी है। निश्चिंत रहिए, जब चिंता मुक्त हमारा होगा तब भी टेसा वही रहेगी, क्योंकि वो देव शास्त्र का द्वितीय गुरुकुल होगा। धन्यवाद छोटे योद्धा योगी जी। अब तुम्हारा सामना देव शास्त्र की दिव्य तलवार से होगा। ये क्या? कैलेब उसका सामना नहीं कर पाए। ये तो बिल्कुल असंभव सी बात लगती है। एक अलौकिक तलवार? सच में? ये मुर्गे का पंजा मेरी तलवार शक्ति को